हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ पलाश। आज का टॉपिक भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप जब रिज्यूम बनाते हो और रिज्यूम किसी को सेंड करते हो, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखना चाहिए। ये आज का टॉपिक है। बिकॉज़ मुझे काफ़ी रिज्यूम्स मिलता है रिव्यू के लिए और इंटरव्यूज़ के लिए। उसमें मैं देखता हूँ काफ़ी चीज़ें जो होना नहीं चाहिए था। मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको रिज्यूम में लिखना क्या है और कैसे को आपको रिप्रेजेंट करना है, फॉर्मेटिंग कैसे करना है, फ़ोटो डालना है कि नहीं डालना है। सो मे बी दैट इज़ ए डिफरेंट क्वेश्चंस। मैं उसको अभी डिस्कस नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ आप किसी को रिज्यूम भेजो, कैसे आप इजीली उसके पास आइडेंटिफाइड हो सकते हो। क्योंकि आप जब किसी रिक्रूटर को और किसी को रिज्यूम भेज रहे हो, इवन नॉट ओनली वन, आप अकेले नहीं हो जो आप भेज रहे हो, आपकी तरह और भी लोग भेज रहे हैं। तो ये जब ये डाउनलोड होके डंप होता है फाइल के अंदर, और आपने अगर रिज्यूम के अंदर सही से आपने आपको आइडेंटिफाई नहीं किया, इज़ वेरी ट्रिकी फॉर द इंटरव्यूअर और द पर्सन जो आपको रेफ़र करना चाहता है। उसको हर एक फाइल में जाके क्लिक करके पढ़ना पड़ेगा ये बंदा कौन है। तो दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, आई कैन से। सो सपोज़ आपका नाम सुधीर है, सो यू मस्ट मेंशन इन योर टाइटल लाइक सुधीर गुप्ता एंड बी प्रिसाइज विच कौन से रोल के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। तो मे बी आप अप्लाई कर रहे हो स्टेरिलिटी एश्योरेंस, तो लिखो सुधीर गुप्ता _ स्टेरिलिटी एश्योरेंस। एंड और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसमें आप एक्सपीरियंस भी डाल लो, एक एक्सपीरियंस 10 ईयर्स, ये आपका फाइल नेम बना लो। तो क्या होगा, आप जब किसी को रिज्यूम भेजोगे और वो डाउनलोड करेगा, तो उसके जो डाउनलोड फोल्डर होगा उसके अंदर आराम से दिखेगा सुधीर गुप्ता स्टेरिलिटी एश्योरेंस एक्सपीरियंस 10 ईयर्स। तो ईजीली वो आइडेंटिफाई कर लेगा। सेकेंडरीली आप सेम प्रोसेस फॉलो करो जब आप थ्रू ईमेल भेज रहे हो, क्योंकि क्या होता है, आपका जो ईमेल का नेम नोमेनक्लेचर है ये ऑलवेज आपके नाम पे नहीं होता। सुधीर गुप्ता @gmail नहीं होता, हो सकता है myemail@gmail.com। तो आपका जो मेल है वो आइडेंटिकल नहीं है आप कौन हो। तो बेटर है उसका जो सब्जेक्ट है आप स्पेसिफाई कर दो, सुधीर गुप्ता स्टेरिलिटी एश्योरेंस 10 ईयर्स एक्सपीरियंस, राइट। तो बंदा जब आपको मेल देखेगा पता चल जाएगा ये एक्चुअल मेल है जिसको फॉलो करने। जब डाउनलोड करेगा तो फाइल में भी सेम नेम है। तो ये वेरी इजी है आपको ट्रैक करने के लिए। बिकॉज ये मुझे बहुत दिक्कत होता था, मैं जब पास्ट में इंटरव्यू अरेंज करवाता था, मेरे पास बहुत सारे रिज्यूम्स आते थे। उसको बकेट करने में कौन सा क्यूए का है, कौन सा स्टेरिलिटी का है, कौन सा माइक्रो का है, ये बकेटिंग करने में काफ़ी दिक्कत होता है। कभी कभी मुझे खुद एडिट करना पड़ता है, हर एक फाइल के अंदर घुस के उसका नाम लेके के नाम डालो और कौन सा डिपार्टमेंट वो अप्लाई करना है वो डालो, उसके बाद खुद सेग्रीगेट करो। ये बहुत इरिटेटिंग है। मतलब तो हो सकता है शॉर्टिंग में आप निकल ही जाओ बाहर। एक्चुअली जो शॉर्ट कर शायद आपका से भी शॉर्टिंग ही ना हो, आपने अगर सही तरीके से उसको नहीं दिया है तो। मतलब सपोज मेरे पास 10 रिज्यूम में मुझे 4 कैंडिडेट देना है, तो मैं फटाफट से कुछ जो इजीली शॉर्टेबल होगा उसको पिकअप करके आगे प्रोसेस कर दूंगा। शायद आपका रिज्यूम इनिशियल स्क्रीनिंग में ही पीछे पड़ जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक चीज़ मैं बताऊंगा, आप जब किसी के साथ कम्युनिकेट करो, डोंट शेयर द रिज्यूम ओवर व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन। आप देखो व्हाट्सएप आप जो बंदा खोलेगा उसके पास एक ऑफिशियल लैपटॉप होगा, और ऑफिशियल लैपटॉप में शायद व्हाट्सएप एक्सेसिबल नहीं है, तो उसको खुद का व्हाट्सएप ऐप पे जाके आपका रिज्यूम ओपन करना पड़ेगा, उसको खुद सेंड करना पड़ेगा उसके मेल आईडी में। आपको लगता है आप जिसको रेफरेंस के हिसाब से भेज रहे हो इतना कुछ करेगा अपने व्हाट्सएप से अपने जीमेल में या अपने ऑफिशियल मेल आईडी में भेजेगा। तो आप जब किसी के साथ कनेक्ट कर रहे हो तो व्हाट्सएप और लिंक्डइन में मत भेजो, आप उसको पूछ लो कौन से मेल आईडी में भेजना है। तो डायरेक्टली आप सही से फॉर्मेटिंग करके आपका रिक्वेस्ट मेल में लिख के आपका रिज्यूम सही से टाइटल करके उसको मेल में भेज दो, तो इट विल बी वेरी परफेक्ट। तो बंदे के लिए भी ईजी होगा चीज़ों को ईजीली प्रोसेस करना, राइट। सो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये बहुत इजी वे है जहाँ पे आप इजीली आपका जो रिज्यूम है फोकस में आ जाएगा। और कुछ चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, आपका जो रिज्यूम है हम लोग मल्टीपर्पज़ रिज्यूम बनाते हैं, ठीक है ना। मल्टीपर्पज़ का मतलब क्या है, द रिज्यूम फिट फॉर एवरीथिंग फ्रॉम ऑपरेटर टू एनालिस्ट टू क्यूए, फ्रॉम ओएसडी टू इमल्शन टू इंजेक्टेबल, सारे फील्ड के लिए आप एक रिज्यूम पुश कर दो, बस इट्स अप्लाई फॉर ऑल काइंड ऑफ जॉब इन द मार्केट। ये ऐसा नहीं होता है। योर रिज्यूम शुड टू बी मॉडिफाइड बेस्ड ऑन द पोजीशन यू आर अप्लाइंग। तो आपको पढ़ना पड़ेगा एक्चुअली स्कोप क्या है, जो पोजीशन आप जो अप्लाई कर रहे हो उसका रिक्वायरमेंट क्या है, वो लोग क्या देखना चाहते हैं। तो लुक एट योर रिज्यूम, जो आपने क्या किया है, आपका एक्सपर्टीज उस एरिया में है या नहीं। अगर है तो यू मॉडिफाई दिस लाइन आइटम, उस हिसाब से आप थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई कर लो। किसी को अगर इंजेक्शन चाहिए होगा उसका अंदर आप OSD इमल्शन डाल दो, यस
आपने किया है दैट इज़ फाइन, बट दैट इज़ नॉट द फोकस वे ऑफ डिस्कशन। तो आप थोड़ा बहुत उसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो आप फील्ड में अप्लाई कर रहे हो आपको स्पेसिफिक होना चाहिए। आप इंजेक्टेबल में अप्लाई कर रहे हो, आप ओएसडी में, अगर किसी को इंजेक्टेबल के लिए आपको इंटरव्यू लेना है तो उसको कुछ मतलब नहीं है आपने ओएसडी में क्या किया है। आप बोल सकते हो आपके एक्सपीरियंस पे, लास्ट 1-2 लाइन ऐड कर सकते हो, मैंने ओएसडी में ये क्या है वेरी प्रिसाइजली, बिकॉज जिसको इंजेक्टेबल में लेना है ही विल नॉट गोइंग टू रीड योर एक्सपीरियंस इन ओएसडी इन 10 लाइन्स और हाफ पेज। उसको आप प्रिसाइजली में भी 2 लाइन में लिख सकते हो, आपके हाईली वैल्यूड एक्सपीरियंस है तो। देन कोर एक्सपर्टीज़, यू मेंशन योर कोर एक्सपर्टीज़, आज जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो, ये आपका वैलिडेशन है, आप सर्विस इंजीनियर हो, आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज आपने 15 साल काम किया, आपका कोर एक्सपर्टीज़ तो कुछ तो होगा ना, तो उस एरिया को आप फोकस करो। तो जो आपका रिज्यूम पड़ेगा तो पता चल जाएगा हाँ किसके लिए बंदे को ले रहा है। इफ आई नीड समवन फॉर द टेस्टिंग फॉर द माइक्रोबायोलॉजी, ओके ही इज माइक्रोबायोलॉजी, सो डोंट पुट एवरीथिंग ओवर देयर टू मिक्सिंग लाइक कोर एक्सपर्टीज में माइक्रोबायोलॉजी भी है, क्यूएमएस भी है, ट्रेनर भी है, उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन लीड भी है, तो ये सब बनता लो। आप फोकस करो आपका कोर एक्सपर्टीज क्या है। देन यू मेंशन योर टोटल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास काफ़ी साल का एक्सपीरियंस है, ट्राई टू कंसिडरेटली राइट आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल, 10 साल, 20 साल। ये ट्रिकी है बिकॉज हम लोग रिज्यूम हर टाइम रिवाइज नहीं करते, बट आपको करना पड़ेगा। आप एनी टाइम यू आर सेंडिंग द रिज्यूम यू शुड लुक इनटू द एक्सपीरियंस, यू नीड टू मॉडिफाई इट। अगर आपने 10 साल लिखा तो अब अभी ये 11 है तो अब 11 में मॉडिफाई कर दो, बिकॉज हर इंटरव्यूअर काउंट नहीं करेगा। आपने अगर 10 कंपनी चेंज किया है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, कैलकुलेट करेगा बंदा 2017 से काम कर रहा है, अभी 2024 है, 5 कंपनी चेंज कर चुका है, तो आप सोच रहे हो इंटरव्यू कैलकुलेट करेगा, ओके जनवरी में चालू किया है, जून में छोड़ा है, फिर नेक्स्ट कंपनी सितंबर में चालू किया है। आप प्रिसाइसली एक लाइन में लिख दो, दिस इज द ईयर ऑफ एक्सपीरियंस व्हाट यू हैव। देन आप उसको आपका जो टोटल एक्सपीरियंस उसको आराम से ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे एक्सपीरियंस में। आप हर एक कंपनी को एक बकेट में डालो। कंपनी नंबर 1 लोकेटेड इन गुजरात में भी फॉर्मुलेशन यू वर्क स्टेराइल फॉर्मुलेशन, उसमें आपने क्या किया, तीसरी बकेट में आपका कोर एक्सपर्टीज डाल लो, ठीक है मैंने क्वालिफिकेशन वैलिडेशन में काम किया है, ठीक है। देन मे बी आई जंप टू द नेक्स्ट कंपनी जो मे बी हैदराबाद में, उसमें आप कौन से रोल में थे, मैं IPQA रोल में था। IPQA रोल में कौन से फॉर्मुलेशन के लिए थे, मैं इंजेक्शन के लिए था, ठीक है ना, कितने साल के लिए थे, इतने साल के लिए था। इसी हिसाब से आपका जो एक्सपीरियंस कोर एक्सपर्टीज़ इसको अगर आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस आप ब्रेक डाउन करो, 10 साल डिवाइड बाय, क्योंकि कभी कभी रिक्वायरमेंट रहता है रिक्रूटर लुक इन टू द प्रोसेस, अगर उनको वैलिडेशन चाहिए, आपने वैलिडेशन में एग्जैक्टली कितना साल काम किया है। शायद आपका 10 ईयर वैलिडेशन का नहीं है, आपने इनिशियल शायद IPQA से चालू किया था, उसके बाद शायद आपने डॉक्यूमेंटेशन में गए थे, उसके बाद शायद वैलिडेशन में गए थे, उसके बाद शायद वैल्यूएशन से आप कैलिब्रेशन सर्विसेज में गए थे। तो कंपनी को देखना होता है आपने एग्जैक्टली उसी रोल में कितना साल काम किया, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसको कुछ लेना देना नहीं है, आपका 12 साल एक्सपीरियंस है, बट आपने वैलिडेशन में 2 ही साल काम किया, बाकी डिफरेंट काम किया है आपने, तो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज। तो आप टोटल एक्सपीरियंस मेंशन करो, उसके बाद एक टेबल बनाओ जिसमें आप ब्रेक डाउन करो एक्सपीरियंस को, वर्सेस कंपनी, ड्यूरेशन योर स्टे, कौन से प्रोफाइल में काम किया है, और वेरी बुलेट पॉइंट उसमें आपने क्या क्या किया है एक्चुअली। और आपका अगर ऑडिट हैंडलिंग के एक्सपीरियंस है, यू कैन बी प्रिसाइज कौन कौन सा ऑडिटर को आपने हैंडल किया है। तो आई विल नॉट डिस्कस ऑन ए कंटेंट और आपको क्या मेंशन करना चाहिए, बट मुझे लगता है ये कुछ प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए। डोंट मेक योर रिज्यूम मोर देन लाइक 2 or 3 पेज, लाइक मेरे हिसाब से 2 पेज का रिज्यूम मोर देन सफिशिएंट है। आपको अगर प्रिसाइजली बताना है आप क्या करना चाहते हो, तो 2 पेज इज़ मोर देन सफिशिएंट। अब अगर एंट्री लेवल में आपका एक्सपीरियंस इज लेस देन 5 years, तो मेरे हिसाब से 1 पेज का रिज्यूम इज़ मोर देन सफिशिएंट। आपको अगर नैरेट करना है, आपको क्या आता है, अपना एक्सपर्टाइज को अगर कंसोलिडेट करके बोलना है, आई थिंक इट्स मोर देन सफिशिएंट फॉर ए 5 years एक्सपीरियंस विद 1 पेज रिज्यूम। सो मेरे हिसाब से मैक्सिमम 2 पेज के ऊपर तो जाना ही नहीं चाहिए। एंड आप अगर फोटो दे रहे हो रिज्यूम में, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं आपको फोटो देना है, तो दैट शुड बी प्रोफेशनल फोटो। ऐसा कुछ शादी और मतलब ऐसा कुछ पार्टी फोटोग्राफ्स मत डाल देना, बिकॉज समटाइम पीपल जज यू बेस्ट इन ए फोटोग्राफ, बिकॉज आप देते हो तो उसका कुछ एडवांटेजेस भी होता है, डिसएडवांटेज भी होता है। तो नॉर्मली आप फोटो दे रहे हो तो पीपल विल लुक इनटू योर फोटोग्राफ्स, लाइक हो सकता है आप सीरियस दिखे, आप कैजुअल दिखे, तो आप स्मार्ट दिखे, तो यू शुड फील लाइक जो आप दे रहे हो लोग क्या देखेंगे। दोस्तों यही था, मुझे थोड़ा बहुत सजेशन देना था, मुझे ऐसा नहीं बोलना था आपको रिज्यूम बनाना कैसे, बट दिस इज द टॉपिक यू नीड टू मेंशन, वी नीड टू फॉलो। आप जब अप्लाई कर रहे हो, इंडिया में हो या इंडिया के बाहर हो, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट। ज़रूर आप बताना ये पॉडकास्ट आपको कैसे लगेगा, दैट विल गिव मी इंस्पिरेशंस फॉर द नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू।